लेकिन यहाँ तो लिखा है राशन है। अब नहीं है। अच्छा, मैंने सब सुन लिया है। तुम्हारा स्टॉक रजिस्टर खुलवाकर सबको तुम्हारी हकीकत बताऊंगी। फिर तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। जब जेल की चक्की पीसोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। बस कर मेरी माँ, देता हूँ तुझे राशन। बेदार सारिफ बनिए और अपने हुकूक जानिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप इस वक्त देख रहे हैं आलमी समय। इंटरनेशनल खबरों का रुख करेंगे। तमाम मुसलमानों के लिए खुद को खलीफा करार देने वाले दाइश के लीडर अबू बकर अल बगदादी का वीडियो पहली बार दुनिया के सामने आया है। अल बगदादी की ये वीडियो इराक के शहर मौसूल में एक मस्जिद में लोगों से खिताब करते हुए बनाई गई है। वीडियो में अल बगदादी सियाह लिबास और अमामा पहने हुए खुद को खलीफा करार देते हुए देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में अल बगदादी कह रहे हैं कि मैं आप सबसे बेहतरीन नहीं हूं, इसलिए अगर तुम मुझे दुरुस्त रास्ते पर पाओ तो मेरी मदद करो। अगर आप देखें कि मैं गलत हूं तो मुझे नसीहत करो और मुझे सही रास्ते पर लाओ, और तुम उस वक्त तक मेरी इताअत करो जब तक मैं तुम्हारे सामने अल्लाह की इताअत करूं। ताहम दूसरी जानिब हुकूमत इराक ने इस वीडियो को जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया। वहीं इराक और शाम के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद दाइश ने अपना पासपोर्ट जारी किया है। उसने इराकी शहर मौसूल को आर्जी तौर पर पाए तख्त बनाया है। दाइश ने जुमे के रोज अपना पासपोर्ट जारी किया, जिसे अपने जेर नगी शाम और इराक के मुख्तलिफ शहरों में 11,000 अफराद को जारी भी किया गया। पासपोर्ट के ऊपर खिलाफत इस्लामिया दर्ज है और इसके एक तरफ दाइश का परचम बना हुआ है। ये पासपोर्ट मौसूल शहर के पासपोर्ट ऑफिस में तैयार किया गया है। खबर है कि इसी दफ्तर से दाइश आइंदा हफ्ते शिनाख्ती कार्ड भी जारी करेगी। इन्हीं शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की रोशनी में शहरियों का डेटा जमा किया जाएगा। कीनिया में नामालूम बंदूक बरदारों ने 2 साहिली मकामात पर हमला करके 29 अफराद को हलाक और कई को जख्मी कर दिया। मेलुकीन में 4 अफराद हिंदी कारोबारी मरकज पर हलाक हुए हैं। ये वही इलाका है जहां हाल ही में 65 लोगों का कत्ल किया गया था। दूसरा हमला एक पुलिस स्टेशन पर किया गया, जिसमें भी कई अफराद के हलाक होने की खबर है। मेलुकीन में कुछ कैदी भी शामिल हैं। पुलिस ने हमलावरों की तादाद 30 से 50 के दरमियान बताई है। सोमालिया की शिद्दत पसंद तंजीम अल शबाब ने साहिली इलाके में हमला करने की बात कबूल की है। अल शबाब सोमालिया से कीनियाई फौज की वापसी का मुतालबा कर रही है। कीनिया में हो रहे मुसलसल हमले वहां की सयाहत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। Station was attacked and 9 people were killed during this attack, among them the 8 inmates and a police officer. Again, they also touched a canter, one vehicle at the same police station. There's one casualty who has been taken to the hospital. और यमन में अलहदगी पसंद हूसी कबाइल और फौज के दरमियान हुई लड़ाई में 90 अफराद हलाक हो गए हैं। महलुकीन में शिद्दत पसंदों की तादाद 40 है और ये झड़प इमरान शहर के मशरक और जुनूबी इलाकों में हुई है। इस दौरान फौज ने फजाई हमले किए, जिससे में बड़ी तादाद में हौसी शिद्दत पसंद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। फौजी ऑपरेशन के सबब दारुल हुकूमत सना और इमरान के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। इसके अलावा शहर में बिजली और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। फौजी कार्रवाई में शिद्दत पसंदों के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। इसके बावजूद वो जिला इमरान के वस्त की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। गजा पर इसराइली हमले मुसलसल जारी हैं। ताज़ा कार्रवाई के तहत इसराइल ने गजा के 10 मकामात पर बम बरसाए। निशाने पर हमास के ठिकाने और असलहा बनाने की एक फैक्ट्री भी थी। इसराइल का कहना है कि उसने ये हमले रॉकेट दागे जाने के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर किए हैं। इन हमलों में जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम मकानों और फसल को काफी नुकसान हुआ है। इसराइल ने गजा की सरहद पर पैदल फौज भी तैनात कर दी है और धमकी दी है कि रॉकेट हमले न रुकने की सूरत में जमीनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसराइली वजीर आजम ने भी कहा है कि रॉकेट हमले रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। इसराइल ने आखिरकार फिलिस्तीन नवाज अमेरिकी लड़के तालिब अबू खुजैर को रिहा कर दिया है। रिहाई के बाद उसे 10 दिनों तक नजरबंद रखा जाएगा। साथ ही उस पर $2,857 का जुर्माना
किया जाएगा। तारिक अबू खुजैर पर हुए असरार तौर पर हलाक किया गया मोहम्मद अबू खुजैर का शहजाद भाई है। तालिब को मोहम्मद अबू खुजैर के कत्ल के खिलाफ हो रहे एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त इसराइल के बहादुर फौजियों ने उसके साथ वहशियाना मारपीट की, जिसकी वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। This boy, 15 years old, he's a dangerous? What? He has in his hand a gun? You found a gun or you found a rock to hit him? Okay, you lock him up and you hit him bad and you hold him like this in your hand. After you hold... और एक बार हम फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कांग्रेस को लीडर अपोजिशन का ओहदा मांगने का हक नहीं, बीजेपी का बयान। कांग्रेस ने कहा ऐवान में अपोजिशन की मौजूदगी से परेशान है सरकार, बजट इजलास पर कांग्रेस मुस्तैद। बिहार में आरजेडी और जेडीयू में हो सकता है इत्तेहाद, लालू प्रसाद यादव के इशारे पर शरद की रजामंदी, चुटकी लेने में जुटी बीजेपी। रेलवे में एफडीआई पर वजारत दाखिला ने जताया एतराज का, इससे रेलवे की सलामती को हो सकता है खतरा। वजारत रेल ने दिया था 100% अदम सरमायाकारी का इशारा। मुरादाबाद के कांठ में हालात पुरअमन, बीजेपी के 5 अरकान असेंबली को इंतजामिया ने कांठ जाने से रोका। कहा किसी भी सियासी लीडर को मुतासिरा इलाके में दाखिले की इजाजत नहीं। और सऊदी और यमन की सरहद पर दहशतगर्दाना हमला, एक सिक्योरिटी एहलकार हलाक, कई जख्मी। नाज़रीन, आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन कीजिए समयलाइव.com। तो इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हम समय, समय सवेरा है, समय दोपहर है, समय संध्या है, समय सतत, समय शिखर, समय अनवरत, समय अनश्वर है, समय शाश्वत है, समय अपार है, समय का सूरज है, समय की पृथ्वी है, समय समंदर है, समय आकाश है, समय जमीन है, समय स्वदेश है, समय संसार है। समय एक नारा है, समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय न थकता है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय है, समय हमारा है। रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल, आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और आज तकरार में मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, चिंतक, समाज सेवी संजय सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है, दिल्ली में सरकार बनाने की जो स्थिति है उसको लेकर के ये क्या कहेंगे, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उस पर संजय सिंह जी का क्या कहना है। संजय सिंह जी, आपका खैर मकदम है। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप लोग कल राष्ट्रपति से मिले थे, राष्ट्रपति से आपके सारे विधायक मिले थे, तो एक बात तो तय हो गई कि आपके विधायक टूट नहीं रहे, लेकिन क्या कारण था कि आप सारे विधायकों को लेकर राष्ट्रपति के पास गए?
देखिए, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, और इस बात को मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं। उनके जो दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं प्रभात झा जी, उन्होंने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता हमारे संपर्क में हैं, उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो इससे तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और 3 दिन पहले घटना ये हुई कि कुछ लोग हमारी एक विधायिका के घर में पहुंचते हैं जी, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं मानती तो उनको डराने धमकाने और जान से मारने की कोशिश करते हैं, की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। इसकी हमने पुलिस कंप्लेंट की, हमने सीसीटीवी फुटेज दी, किस गाड़ी से आए थे उसका नंबर दिया, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दिल्ली में गृह मंत्री जी दिल्ली की शासन व्यवस्था को यहाँ पे देखते हैं, कानून व्यवस्था को देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट किया है इसका? पुलिस कंप्लेंट किया है, विधायिका ने जाके थाने में पुलिस कंप्लेंट किया है। शालीमार बाग की विधायिका है वंदना कुमारी जी, उन्होंने बाकायदा पुलिस कंप्लेंट किया है, सीसीटीवी फुटेज दी है, और यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। एक विधायक के साथ ऐसी घटना हो रही है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपका इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं इस कार्रवाई के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ। आप लोग ये समझ रहे हैं कि विधायिका के घर पे जो लोग गए वो भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए लोग थे? निश्चित रूप से भेजे हुए लोग थे, और हम लोग कल महामहिम जी से यही बात कहने के लिए गए थे कि आप कृपा करके हस्तक्षेप कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी और सारे दिल्ली के विधायक गए थे आम आदमी पार्टी के, कि हस्तक्षेप कीजिए और इस प्रकार की जोड़ तोड़ की जो कार्रवाई हो रही है इस पर रोक तभी लगेगी जब दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो पाएगी। राष्ट्रपति ने आपसे क्या कहा, किस तरह का आश्वासन आपको दिया? अब महामहिम जी की अपनी एक सीमा है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि वो इस मसले को देखेंगे। लेकिन ये बताइए, कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि आप लोग महामहिम के यहाँ गए, आपने उनको जाकर के ज्ञापन दिया होगा, उनसे बातचीत की होगी, लेकिन आपको पता है जैसा आप कह रहे हैं कि उनकी एक सीमा होती है भारत की जो डेमोक्रेसी है उसमें, लेकिन आप लोगों ने इसकी शिकायत गृह मंत्री राजनाथ सिंह से क्यों नहीं की? गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी हमने पत्र लिखा है, उनको भी चिट्ठी लिखी है, पूरी घटना के बारे में उनको जानकारी दी है। मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल नहीं है तो जिन लोगों का गाड़ी नंबर हमने दिया, सीसीटीवी फुटेज दिया, उन पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो आप लोग जोड़ तोड़ की कार्रवाई में कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह की बात ये कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, ऐसा लगता है कि इनके खुद के लोग हैं या खुद करवा रहे हैं और इस तरह की चीजों में माहिर हैं, ये आरोप है। दूसरी बात ये कि उनका ये कहना है कि इतनी बड़ी बात हो गई, आज भी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, कुछ पार्टीज के, बोले कि इतनी बड़ी बात हो गई, वंदना कुमारी के घर में लोग आए और उसके बाद इनके पास नंबर भी है, सब कुछ है। छोटी छोटी चीजों में तो ये रोड पे प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, थाने के आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? ये हमारा प्रोटेस्ट ही तो था कि हम देश के सबसे देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ गए, हम गृहमंत्री के यहाँ गए, थाने में रात में लोग पहुंचे, वहां के स्थानीय विधायक के साथ लोग पहुंचे। आप जो हमारी सीमाएं हैं, जितनी हमारी ताकत है, क्षमता है, हम लड़ रहे हैं। और एक बात मान लीजिए, हमारी भी बात झूठी है, प्रभात झा तो गलत नहीं बोलेंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। कल आपके चैनल पे एक कुलवंत राणा नाम के विधायक खुलेआम बोल रहे थे कि दिल्ली की जनता को बधाई और एक सरकार यहां पे बन रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी पूरी सक्रियता के साथ तोड़फोड़ की राजनीति में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ की राजनीति में लगी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों का यह भी कहना है, जो कांग्रेस के विधायक हैं या दूसरे विधायक हैं, उनका यह मानना है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने को लेकर के बहुत संजीदा नहीं है और वो बातचीत में हमेशा कोई ना कोई गतिरोध आ जाता है, डेडलॉक आ जाता है। और उनका मानना ये है, मेरी जिन लोगों से बातचीत होती है, उनका ये मानना है कि राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकली आम आदमी के पार्टी के जो लोग हैं उतने मैच्योर नहीं हैं, प्रैग्मेटिज्म नहीं है, और वो अगर सरकार बनाना चाहते तो सरकार बन सकती थी, बल्कि आज भी बन सकती है। देखिए, मैं दोनों चीजों का जवाब दूंगा। पहली बात तो ये कि आज की तारीख में दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति तभी बनेगी जब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार से समर्थन दे रही थी पहले, वो समर्थन की स्थिति बने। उस पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट रूप से, जो उनके नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री लवली जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं। अब हमारे पास तो संख्या है नहीं, ऐसी स्थिति में हमारी सरकार नहीं बन सकती। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक फ्रेश इलेक्शन हो दिल्ली में, एक नई सरकार चुनी जाए, और जो हमने काम करके दिखाया 49 दिनों में,
इसके लिए किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, जनता उस चीज को जान रही है। जो लोग ये कहते हैं कि हम अपरिपक्व हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम अनुभवहीन, आप एकोमोडेट नहीं कर रहे हैं, लोगों को एकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं। के लिए जरूरी क्या संजय जी, ये तो मानिएगा कि आप लोगों ने कांग्रेस के विधायकों से समर्थन लिया, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, लेकिन 49 दिनों में आप लोगों ने उन लोगों को हर तरह के ताने दिए, हर तरह से ये कहा कि आपको वो जेल भेजे जाएंगे, शीला दीक्षित जेल भेजी जाएंगी। तो उनका ये मानना है कि जो चीज राजनीतिक विवाद जो होता है, इलेक्शन से पहले एक चीज होती है कि आदमी भाषण करता है, ये करता है, लेकिन जब आप किसी के साथ मिल बैठ के सरकार चला रहे हैं, या तो आप उनसे समर्थन ना लीजिए, और जब समर्थन लेके सरकार चला रहे हैं तो उनके राजनीतिक हितों को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। बहुत साफ बात आपसे कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो सरकार बनी थी वो मुद्दों पर आधारित सरकार थी। वो सरकार किसी और किसी प्रकार आपने एकोमोडेट नहीं किया, 49 दिन से बात ही नहीं की। मैं यही तो कह रहा हूं कि वो जो सरकार बनी थी दिल्ली के अंदर, जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, वो 18 मुद्दों के ऊपर आधारित सरकार थी। हमने मुद्दों के आधार पर उनको पत्र लिख के उनसे समर्थन मांगा था, जिसमें उन्होंने अपनी सहमति जताई थी, और उसके बाद फिर दिल्ली में एक सरकार बनी। अब जब जन लोकपाल का मसला आया तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने किसी ने साथ देने के लिए हामी नहीं भरी। विधानसभा में आपने देखा होगा कि जन लोकपाल के मसले पे दोनों पार्टियों ने विरोध कर दिया। ये बताइए संजय जी कि जन लोकपाल पहले या दिल्ली के लोगों की जो परेशानियां हैं वो पहले? दिल्ली के लोगों की परेशानियां बिल्कुल पहले हैं, बिल्कुल सर आंखों पर हैं। और मैं ये मानता हूं आपकी बात कि दिल्ली में लोगों को आज बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली का संकट झेलना पड़ रहा है, पानी की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, नालियां बह रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इससे इनकार नहीं है। जो हम लोगों ने शिक्षा में बहुत सारे सुधार के कदम उठाए थे उस पर ब्रेक लग गया। स्वास्थ्य की दिशा में जो कदम हमने उठाए थे उस पर सब कुछ ब्रेक लग गया है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि दिल्ली की जनता की दुश्वारियां, उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियां, ये हमारे लिए सबसे पहले है। उसी को सोच के हमने सोचा था कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून बनता है जन लोकपाल का, तो इससे एक बड़ी राहत जनता को मिलेगी। हालांकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 49 दिनों में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक हमने अंकुश लगाया था। आपने कहा भ्रष्टाचार पे आपने अंकुश लगाया था, यानी कि आप इस पोजीशन में थे कि आप करप्शन को कम कर सके। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जल्दबाजी में आप लोगों ने सरकार छोड़ करके न सिर्फ ये कि भ्रष्टाचार को एक तरह से बढ़ावा दे दिया, दूसरी बात ये कि दिल्ली वालों की दिल को ठेस पहुंचाई, और आज वो लोग कहीं ना कहीं, आपको मानना होगा संजय सिंह जी कि आपका जो बेस है वो होगा अपनी जगह पे, लेकिन बहुत सारे लोग आपसे नाराज भी हैं। मैं बगैर किसी संकोच के इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमसे जो अपेक्षाएं थी हम उसी दिशा में काम कर रहे थे। हमको एक बार ये लगा कि जब हमने 15 दिनों में जन लोकपाल कानून पास करने का, आप यहाँ पर रोकना पड़ेगा संजय जी, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। संजय जी बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत साफ गोई से बता रहे हैं कि हाँ, इन लोगों से शायद गलतियां हुई। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा था कि दिल्ली में जो जनता की अपेक्षाएं थी हम उसी दिशा में काम कर रहे थे। हमने 15 दिन की समय सीमा तय कर दी थी जन लोकपाल कानून पास करने के लिए। हमें लगा कि घोषणा पत्र के प्रति एक राजनीतिक दल को ईमानदार होना चाहिए, और जो वादे अपने घोषणा पत्र में कोई पार्टी करती है उसको पूरा करना चाहिए। और उसी सिद्धांत को लेते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा देने के बाद जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं आई लोगों की ओर से,
और शायद हम उनके बहुत करीब थे, शायद हम उनका ये भी मानना है कि सरकार बनाने में तो आपने रातों रात हर जगह जाकर के जनसभाएं की, लोगों से मिले, उनकी राय जानी, लेकिन जब आपको इस्तीफा देना था, और शायद इसलिए देना था कि पॉलिटिकल गोल आपका बड़ा हो गया था, गोल पोस्ट आपने शिफ्ट किया था, तो आपने पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और आपने इस्तीफा दे दिया। इस बात पे अरविंद केजरीवाल जी भी, पार्टी भी और मैं स्वयं आपके सामने मानता हूं कि इस्तीफा देने का जो फैसला था वो जनता की राय के बगैर लिया जाना वो एक गलती थी। दूसरा, हमको जल्दबाजी में इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। इसको तो हम मान रहे हैं बार बार, लेकिन काम और घोषणा पत्र के मुद्दे और जनता के लिए 49 दिन में हमने जो किया वो बिल्कुल खुली किताब की तरह सामने है। आज एक सरकार दिल्ली में आई है, आप देखिए यूपीए 1 यूपीए 2 के बाद ये सरकार यूपीए 3 से भी बढ़ के ये यूपीए 3 बन गई है। ये उसी तरीके का काम कर रही है जो यूपीए 2 और यूपीए 1 की सरकारें करती थी। भ्रष्टाचार, महंगाई, सारे मुद्दों पर एक ही जैसा रवैया है इनका। महंगाई तो लगातार बढ़ रही है सरकार में, दूध का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ने जा रहा है 7 जुलाई से, रेल का किराया बढ़ गया, माल भाड़ा बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, सब्जियों का दाम आसमान छूने लगा है। और कहते हैं साहब 60 महीने दे दीजिए। आप दिल्ली में एक सरकार थी, 49 दिनों में आपने उसका पोस्टमार्टम कर दिया, बकिया उधेड़ दी। हम अराजक भी हो गए थे, गुंडे भी हो गए थे, अपराधी भी हो गए थे, हमने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। और आपने 1 महीने में क्या किया इस देश की जनता की? संजय सिंह जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि पहले आप लोग जब कुछ कहते थे तो लोग आपकी बातों को सुनते थे, पूरे जितने भी टीवी चैनल से कैमरे आप लोगों के ऊपर लगे रहते थे, लेकिन इधर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ, या तो आपके बेस में कोई प्रॉब्लम आई है, आप लोगों का जो पब्लिक के साथ जो डायलॉग था उसमें कुछ कमी आई है, या पार्टी में जो इतनी अंदरूनी लड़ाई हो रही है, इन सारी चीजों का मिला जुला असर है कि आप लोग बिल्कुल मीडिया से भी आउट होते जा रहे हैं। देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां आती हैं, इससे बहुत विचलित और घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी मैं आ रहा हूं आपके पॉइंट पे। अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति आई है तो हम अपना मूल्यांकन खुद से करेंगे, अपना आत्मचिंतन करेंगे, खुद में झांकेंगे, और जहां जहां हमें गलतियां लगेंगी कम से कम हम उसको स्वीकार करते, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। 100% आप उसके अंदर अगर आप सोचेंगे कि हर अच्छाई एक व्यक्ति में मिल जाए तो फिर तो भगवान हो जाएगा, इंसान रहेगा ही नहीं। हमसे गलतियां होती हैं, हम में कमियां हैं, हम उसको दूर करेंगे। हम मानते हैं 1,17,00,000 लोगों ने जो हमको वोट दिया है इस लोकसभा के चुनाव में, उनका भी हम तो गलती तो उसको कहेंगे ना, संजय सिंह की गलती उसको कहेंगे जो आपने एक बार किया दोबारा ना कीजिए। आप लोगों ने एक बार लिस्ट जारी की करप्ट लोगों की, उसके बाद उस पर केस हो गया, नितिन गडकरी ने केस कर दिया, केस में आप हाजिर हुए, वहां भी आप लोगों ने एक स्टैंड लिया और फिर गलती कर रहे हैं। फिर अभी उसी तरह की नारेबाजी, उसी तरह की बातचीत हो रही है कि अमुक व्यक्ति या फलां आदमी करप्ट है। तो कहीं आपको लगता नहीं है कि अपने आप को स्वच्छ बताने के लिए, अपने आप को ऑनेस्ट और क्लीन और ट्रांसपेरेंट बताने में आप दूसरों के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ये और उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये भी कहता हूं आपके सामने, खुल के कह रहा हूं कि करप्ट को करप्ट बोलना पड़ेगा, तो साबित भी तो करना पड़ेगा। करप्ट को करप्ट साबित करना पड़ेगा। इस देश की न्याय व्यवस्था में, इस देश की जो जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई की व्यवस्था है, इसमें तमाम त्रुटियां हैं, तमाम कमियां हैं, जिसके कारण किसी भी भ्रष्टाचारी को, और खासतौर से अगर वो भ्रष्टाचारी कोई राजनेता है, तो उसके भ्रष्टाचार को साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और वो किसी न किसी तिकड़म से निकल के बाहर हो जाता है। आप सीबीआई को देख लीजिए, सीबीआई जैसी संस्था, चाहे बोफोर्स के मामले में देखिए, चारा घोटाले के मामले में देखिए, सालों साल केस चल रहा है। तो इस देश में जो जांच एजेंसियां हैं हमारी, जो यानी आप ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका की व्यवस्था कि आप समय मिल जाता है, लेकिन संजय सिंह जी, न्याय मिलने में कि नेता लोग बच के आराम से निकल जाते हैं। लेकिन अगर भ्रष्टाचार वो नहीं कर रहे हैं तो ये इतनी हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आ रही है, इसको कोई पूछने वाला है?
कहां से दिन रात कौन सी खेती कर रहे हैं? पूछने वाले तो आपसे पूछते हैं कि आपके पास भी पैसे कहां से आ रहे हैं, हमारे पास आपके पास फंडिंग कहां से आ रही है। देखिए, आपके ऊपर ये लगता है कि फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आया, एनजीओ के नाम पे पैसा आया, पूरी दुनिया से एनआरआईज के फंड आए आपके पास, और बहुत सारा काला धन भी आया, जो कल कुलवंत राणा कह रहे थे। इससे पहले भी लोगों ने ये कहा है कि काला धन आ रहा है और आपके पास बहुत बड़े पैमाने पे आ रहा है। कुछ लोग इससे बढ़ के भी बात करते हैं कि किसी फॉरेन कंट्री की एजेंसी के लोग हैं। सारे इल्जाम हैं आपके ऊपर। अब मैं आपकी बात का सिलसिलेवार जवाब दे दूं। ये जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी ये आरोप हमारे ऊपर लगा कि हम विदेशी धन लेते हैं, हम काला धन लेते हैं, हमने तमाम गलत पैसे ले रखे हैं और उसी गलत पैसे से हम अपनी पार्टी चला रहे हैं। हमने बाकायदा उस पर बार बार अनुरोध किया कि हमारे खिलाफ जांच कराइए, हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई कीजिए अगर हमने कुछ गलत किया है। हाई कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन जारी किया है, बाकायदा उनका आदेश है बीजेपी और कांग्रेस के मामले में कि उन्होंने विदेशी फंड दे रखा है। बीजेपी के मामले में हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। मैं इसके भी चक्कर में नहीं पड़ता। बीजेपी पे क्या कार्रवाई होती है, कांग्रेस पे क्या कार्रवाई होती है, उसके भी चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कृपा करके आम आदमी पार्टी के खातों की एक एक पैसे की जांच कराइए और एक समय सीमा के अंदर इस फालतू की अफवाहबाजी से कोई कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एक निश्चित समय सीमा के अंदर 100 दिन, 50 दिन, 2 महीने के अंदर जांच पूरी करवा के हम में से अगर कोई भी गलत है, कहीं से भी हमने गलत पैसा लिया, हमें सूली पे चढ़ा दीजिए। हम कहां पीछे हट रहे हैं? आपने पैसा नहीं लिया है। हाँ, 400 सीट से ज्यादा आपने इलेक्शन लड़ा, कहां से पैसे आए? हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी इस देश में अफवाह फैलाने की मास्टर पार्टी है। उस मामले में कोई उससे प्रतियोगिता नहीं कर सकता। उन्होंने गणेश जी को पूरी दुनिया में 3 घंटे में दूध पिला दिया। वो कोई भी अफवाह 1 मिनट में फैला सकते हैं, ऐसा उनका तंत्र है, ऐसी उनकी विशेषज्ञता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी सरकार है केंद्र में, अब तो कम से कम भैया जांच करा दो। हमें जांच करा के अगर हमने कुछ गलत किया है, काला धन लिया, जेल में डालो। चलिए, जांच क्यों नहीं करवाते? क्योंकि क्या इसलिए कि उन लोग भी इसमें सम्मिलित हैं? उनके यहां भी इस तरह की चीजें हैं, या आप पाक साफ हो जाएंगे? एकदम जांच इसलिए नहीं कराते वो क्योंकि आपके खिलाफ उनको अफवाह फैलानी है। उनको यही खाली करना है कि भ्रम लोगों के बीच में पैदा करो, अफवाह फैलाओ, झूठ बोलो, झूठा प्रचार करो। लेकिन ये ज्यादा दिन चलता नहीं है। हम तो बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भैया हमारी जांच कराओ, वो नहीं कराते। इसका मतलब साफ है कि उनके पास ना तो कोई तथ्य है, ना प्रमाण है, लेकिन झूठ बोलना है। आप नरेंद्र मोदी के 1 महीने के रूल को, ये जो अभी उनकी सरकार चली, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो सबसे बड़ा जो मुद्दा था नरेंद्र मोदी जी का, पूरे देश की जनता ने जो उनको सर आंखों पे लिया और इतना बड़ा जन समर्थन दिया, वो था महंगाई का और भ्रष्टाचार का। 1 महीने की जो सरकार है उसने ये संकेत दिया है कि महंगाई के मामले में नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूपीए 1, यूपीए 2 से भी बढ़ के यूपीए 3 की सरकार चल रही है, जो उनसे सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाएगी। आप देखिए दिल्ली के अंदर और पूरे देश में सब्जियों के दाम 4 गुना हो गए, दूध का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, रेल का किराया पिछले 25 सालों में जितना नहीं बढ़ा बढ़ गया। संजय सिंह जी, आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो संजय सिंह जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं। देते हैं ब्रेक। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह जी हमारे साथ हैं और वो सारी चीजों में बहुत खुल के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हमेशा बैक रूम ड्राइवर के तौर पे इनकी एक पहचान रही है और ये खुद एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। क्या कारण है संजय सिंह जी? मुझे लगता है कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? सिर्फ चुनाव लड़ना एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? एक पार्टी में और एक राजनीतिक दल में कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। संगठन की भी जिम्मेदारी होती है, चुनाव लड़ने की भी जिम्मेदारी होती है, सरकार चलाने की भी जिम्मेदारी होती है, सेवा का काम करने की भी जिम्मेदारी होती है, तमाम तरीके की जिम्मेदारी होती है। तो एक कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी ने मुझे जो काम दिया है, संगठन का काम, मैं पूरी ईमानदारी के साथ। पार्टी के 2-4 लोग जो हैं जिनकी वजह से पार्टी है, उसमें संजय सिंह एक हैं। नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं। आपके अलावा सबने इलेक्शन लड़ा। अब सबने इलेक्शन लड़ा, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय था। हमारा अपना निर्णय ये है। आपका व्यक्तिगत निर्णय? ये मेरा आपका पर्सनल डिसीजन? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा अपना निर्णय है और ये मेरा अपना मानना है कि पार्टी के अंदर सिर्फ चुनाव लड़ना ही एक काम नहीं होता, संगठन को चलाने की जिम्मेवारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चुनाव लड़ाना भी एक काम है और जिस संगठन के काम को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो पार्टी ने मुझे दे रखी है और उस काम को मैं कर रहा हूं। एक कार्यकर्ता के तौर पे दिन रात जो पार्टी के लिए बन पाता है वो कर रहा हूं। और हम लोगों ने, खास तौर से मैं अगर अपनी बात करूं तो अपनी राजनीति की शुरुआत ही मैंने की, फुटपाथ के लोगों के लिए आंदोलन किया, वहां से मैंने अपना 19 साल हो गया मैं सिर्फ संगठन का काम ही कर रहा हूं, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो आज भी इसी भूमिका में हूं इस पार्टी के अंदर, आगे भी इसी भूमिका में होंगे। अब वो समय देखेंगे। अभी कोई, आपने कहा कि आप संगठन के आदमी हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के आदमी हैं, इलेक्शन लड़ते नहीं है, इलेक्शन लड़वाते हैं। फिर अगर मान लीजिए कि सरकार नहीं बन पाती है, अभी तो कहना जल्दबाजी होगा, अगर नहीं बनती है सरकार और आम आदमी पार्टी को इलेक्शन लड़ना पड़ता है सारी पार्टियों के साथ, आप इसके प्रोस्पेक्ट को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि अगर चुनाव लड़ने की स्थिति आती है तो उसमें अभी जो स्थितियां हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि एक महीने के अंदर इतनी घोर निराशा, चाहे वो बिजली का संकट हो, पानी का संकट हो, महंगाई का संकट हो, उससे दिल्ली के लोगों में हुई है। तो जो मोदी जी का जो एक ऑरा था, जो भारतीय जनता पार्टी का एक माहौल बना था, वो काफी गिरा है। और देखिए, दिल्ली में हम विधानसभा चुनाव से ज्यादा वोट पाए थे लोकसभा में, अभी फिर विधानसभा का चुनाव आएगा, सीट नहीं जीत पाया, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब फिर विधानसभा का चुनाव आएगा हम पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में फिर। संजय जी, ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, जिन लोगों से हम लोगों की बातचीत होती है, कोई भी एमएलए इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है। क्या यही पोजीशन आपकी पार्टी के एमएलए की भी है, या आप लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं? देखिए, अलग अलग राय होती है पार्टी के अंदर, लेकिन अंतिम निर्णय तो पार्टी नेतृत्व का होता है। नहीं, क्या राय आपको मिल रही है एमएलए से? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि 6 महीने के अंदर तीसरे चुनाव में कोई एमएलए नहीं जाना चाहता, कोई भी एमएलए नहीं जाना चाहता, कोई भी पार्टी नहीं जाना चाहती। ये अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर विधानसभा, यानी आप भी नहीं जाना चाह रहे? मैं कह रहा हूं कोई भी एमएलए नहीं जाना चाहता, लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी हैं, आप करेंगे क्या? सहज स्थिति में अगर कोई सरकार बनने की संभावना होती, कोई चुनाव में नहीं जाना चाहता। दिल्ली की जनता को तीसरी बार चुनाव में क्यों झोंकना चाहेगा कोई? लेकिन आज की परिस्थितियां ही नहीं है कि सरकार बन सके। आपने एक रिट किया था हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी फैसला आया है, क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया है। अब उस पे जो आप लोगों का क्या ये स्टैंड था उसमें? उसमें हमारा स्टैंड ये था कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए और एक नई सरकार का यहाँ पे गठन हो और जो सरकार जनता के हित में काम कर सके। अगर हम ज्यादा दिन तक सस्पेंडेड एनिमेशन में असेंबली को रखेंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो तोड़ की राजनीति चलेगी। तो इसके कारण से हम लोगों ने वो याचिका की थी जिसमें माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया है। बेंच को भेज दिया। एक चीज ये भी देखी जा रही है कि आम आदमी पार्टी जब से पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है, बल्कि उसके पहले ही से टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के दूसरी सारी चीजों को लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज में रही और बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के इल्जाम लगाए। आपके बहुत से पार्टी लीडर छोड़ के चले गए, योगेंद्र यादव भी जाते जाते रोक लिए गए। ये हालत 2 साल के अंदर हो गई है, वो भी तब जब आपके पास पावर नहीं है। आपको नहीं लगता है कि फिर अगर आपको पावर मिल गया, आप सरकार बना लें, तो अपने कुंबे को जोड़ के रखना आपके लिए मुश्किल होगा? देखिए, एक परिवार चलाने में संकट होता है तो पार्टी तो बहुत बड़ी चीज है। पार्टी को चलाने में कहा जाता है कि पार्टी में अनार्की है, पार्टी में ऑटोक्रेसी है, एक आदमी का चलता है, दूसरे को कोई नहीं सुनता है, ऐसा है क्या? देखिए,
अगर एक आदमी का चलता होता या चंद लोगों का चलती है तो सोनिया गांधी की पार्टी में आपको इतने विद्रोह नहीं सुनाई पड़ेंगे, नरेंद्र मोदी की पार्टी में इतने विद्रोह नहीं सुनाई पड़ेंगे, मुलायम सिंह और मायावती की पार्टी में इतने विद्रोह नहीं सुनाई पड़ेंगे। यहाँ पर लोग अपने मत की स्वतंत्रता रखते हैं, इसलिए उनके विरोध आपको सुनाई पड़ते हैं, उनके विरोध आप तक पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी को डरता नहीं है। वो अपनी बात को, अपने मतभेद को खुले रूप में रखता है, स्वतंत्रता के साथ अपनी बात कहता है। कई बार वो मीडिया में आ जाती हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो बड़ी तोड़फोड़ हो गई, लेकिन पार्टी को संभाल के रखना, परिवार को बांध के रखना एक मुश्किल काम है, जिसको धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं और उस काम में हम सफल भी हो रहे हैं। कहीं कहीं जो टूट फूट की स्थिति थी उसको अब हमने काफी ठीक किया है। सरकार बनाने की बात आप कह रहे हैं कि अगर आपको इलेक्शन में जाते हैं तो आपको पूर्ण बहुमत मिलेगा, लेकिन ऐसी भी चर्चा है कि अगर अब दोबारा कोई सरकार बनती है या तो इसी असेंबली के साथ या इलेक्शन के बाद, तो शायद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होंगे, कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर होगा। आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी के ही नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री के तौर पर भी हम लोग उन्हीं को आगे करेंगे। उन्हीं का नाम पिछली चुनाव में भी हम लोग लड़े थे, उनको मुख्यमंत्री पद के तौर पे प्रत्याशी घोषित किया था। और सारे यानी आप कह रहे हैं कि अगर सरकार अभी बनती है या इलेक्शन के बाद ही आपको बनाने की कोशिश करते हैं या बनती है, तो अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होंगे? अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका किसी के मन में नहीं है। पार्टी नेतृत्व से लेके विधायकों से लेके ये चर्चा गर्म है। निश्चित रूप से ये सबके मन में है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक चीज और है जिसको लेकर के हमेशा आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठता है कि एक आपने एक बात और बीच में कही थी, उसका जवाब मैंने दिया। टिकट को लेकर कंट्रोवर्सीज की जहां तक बात आपने कही, देखिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चक्कर में कोई आया है और उसके कारण कोई कंट्रोवर्सीज कर रहा है तो बात अलग है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि टिकट वितरण के काम में हम सारे लोग थे, मैं भी उसमें था। जितने भी 431 कैंडिडेट को हमने लड़ाया है, 3 मुद्दों का हमने विशेष रूप से ध्यान रखा। उसके ऊपर कोई आपराधिकरण का मामला ना हो, उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मामला ना हो, उसके ऊपर कोई चारित्रिक आरोप ना हो। और चुनाव के बीच में ही हमें जब कुछ कैंडिडेट्स के बारे में सूचना मिली, हमारी सूचनाएं उसमें कम थी, हमको पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं मिल पाई थी, तो हमने बीच चुनाव में उसको बदल दिया। चलिए, आप कहना चाह रहे हैं कि आप साफ सुथरे लोगों को इलेक्शन दें, लेकिन एक चीज है संजय सिंह जी की कहीं ना कहीं ये लगता है, एक समुदाय माइनॉरिटीज का जो है उनको ये लगता है कि आपकी पार्टीज में उनको बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। चाहे असेंबली के इलेक्शन की बात हो, एक आध टिकट आपने जरूर दिए, 2 टिकट, लेकिन ये कि आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी उस तरह से उनको नहीं दिया। दिल्ली में माना जा रहा था कि आप देंगे, वो नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं ये मानते हैं, एक जनरल फीलिंग है कि माइनॉरिटीज का आपके यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देखिए, माइनॉरिटीज का जहां तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, माइनॉरिटीज पीएसी के मेंबर में 7 में से हमारे इलियास आजमी साहब पीएसी मेंबर एक हैं। दूसरा, अभी जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, यूपी के लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसने सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज को टिकट दिया। सबसे ज्यादा टिकट हमने दिया यूपी में 80 सीटों में। जो वाराणसी का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा कि माइनॉरिटीज का जबरदस्त सपोर्ट मिला अरविंद केजरीवाल को। नहीं, वो तो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप उनको नहीं दे रहे। माइनॉरिटीज का विश्वास धीरे वो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आप उनको टिकट नहीं दे रहे। लोकसभा चुनाव में भी हमको बहुत अच्छा खासा वोट मिला। माइनॉरिटीज का विश्वास आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ रहा है, उनको हम लगातार आम आदमी पार्टी का विश्वास माइनॉरिटी के लिए बढ़ रहा है या नहीं? आम आदमी पार्टी का विश्वास माइनॉरिटीज के प्रति 100% बढ़ रहा है। मैं वही बात पूरी करना चाह रहा हूं कि वो लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और अब पार्टी में उनको उसी प्रकार से जिम्मेदारियां भी आने वाले दिनों में दी जाएंगी। नाज़रीन, अभी आप बातचीत देख रहे थे आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह से। इन्होंने बहुत खुलकर ये कहा कि माइनॉरिटीज के जो वोटर हैं वो भी हमारी तरफ बड़ी तादाद में आ रहे हैं और इन लोगों की पार्टी में उनके लिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। बहुत सारी बातों पे इन्होंने खुल करके बात की और ये बिल्कुल दावा किया कि अगला अगर इलेक्शन होता है तो आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। इनके दावे में कितना दम है ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। आज तकरार में बस इतना। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।